एनटीपीसी के 11,558 पदों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके फॉर्म भी 14 सितंबर और 21 सितंबर से लगातार भरे जाने हैं। लेकिन बच्चों के मन में एक दुविधा ये जनरेट हो गई है और उस दुविधा के जनरेट होने के पीछे का कारण है गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए कई सारे ऑफिशियल लेटर, जिसका सबूत मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिसके प्रमाण मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो बच्चों की मेन दुविधा हो रही है कि अगर उनके पास 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ हैं या कोई एक डिग्री प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम एक साथ हैं, तो वो कौन फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए अगर फॉर्म भर देते हैं तो कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, और इस स्थिति में एनटीपीसी के लिए उन्हें कौन से लेवल की कौन सी पोस्ट का चुनाव सही ढंग से करना होगा, ये इस वीडियो में आज चर्चा का विषय है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी लोग उपस्थित हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं, स्किप मत करिएगा। बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी बच्चों के लिए, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एनटीपीसी की नहीं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ी चर्चा का विषय है 2 डिग्री एक साथ है तो करें क्या, कहीं मेरा फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ऐसी है तो एनटीपीसी के लिए हमें कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा समझने के लिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए उतना समय आपको देना जरूरी है जितने में ये चीज़ आप सही ढंग से समझ पाएँ और फॉर्म में सही पोस्ट भरें, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए। होता क्या है कि यूजीसी, जिसे आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, यूजीसी ने 2016 में एक लेटर जारी किया था, या अपना सर्कुलर जारी किया था, और उसमें बताया था कि जितने भी बच्चे 2 डिग्री प्रोग्राम को एक साथ करते हैं, यानी कि उनके ईयर्स जो है वो अगर ओवरलैपिंग ईयर्स हैं, आपने एक ही समय में कोई 2 रेगुलर डिग्री प्रोग्राम किए हैं, तो वो बच्चे क्या होंगे, फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बड़ी सारी कंफ्यूजन है कि ये ओवरलैपिंग किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग ईयर्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझना आपको। जैसे सपोज करिए कि आपने अपनी 10वीं कक्षा जो है वो पास कर ली। 10वीं कक्षा को आपने वर्ष 2012 में पास किया, 10वीं कक्षा वर्ष 2012 में पास करी, और 2012 में जब पास करी तो इसके बाद आपने 2014 में इंटरमीडिएट किया, यानी 12th पास किया। बहुत ध्यान से समझना, जब आप 10वीं कर रहे थे तो इसी के साथ आपका जो एक आईटीआई वाला प्रोग्राम होता है, यानी आईटीआई वाला कोर्स है, उसमें भी आपने एडमिशन ले लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी टेक्निकल कोर्सेस होते हैं ये सारे के सारे रेगुलर कोर्सेस ही माने जाते हैं। जितने भी टेक्निकल कोर्सेस होते हैं आईटीआई के जैसे, ये सारे के सारे रेगुलर कोर्सेस होते हैं। इसमें बच्चों को क्लास में अटेंडेंस देना जरूरी होता है, तब ये माना जाता है कि वो टेक्निकल चीज़ों को सीख पाए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपने 10th पास किया है, 10th कर रहे थे 2012 में, उसी के साथ आपने आईटीआई का एडमिशन ले लिया, तो ये दोनों रेगुलर डिग्री प्रोग्राम हो गए। आपने 10th भी रेगुलर किया, किसी विश्वविद्यालय या यूपी बोर्ड या किसी बोर्ड के माध्यम से किया, और आईटीआई भी कर लिया, तो ये दोनों रेगुलर डिग्री प्रोग्राम हो गए। अब आप अगर रेगुलर डिग्री प्रोग्राम होगा तो इन दोनों को एक साथ नहीं लगाएंगे, ये ओवरलैपिंग हो गई है। ये क्या हो गई, ओवरलैपिंग। उसके बाद 2012 से 2014 के सेशन में आपने इंटरमीडिएट किया। 2012 से 2014 2 साल का होता है ना, फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट किया। अब मान लीजिए इसी में आप इंटर करते हुए आईटीआई कर रहे हैं, तो 2013 में आपने आईटीआई एडमिशन ले लिया। कहां पर, आईटीआई एडमिशन ले लिया। यहां पर आपकी ओवरलैपिंग पूरे के पूरे 2 वर्ष की हो गई। यहां पर आपकी ओवरलैपिंग 2013 इसमें भी है, 2000 इसमें भी है, तो यहां पर 1 साल का ओवरलैपिंग हो गया आपका। कितना हो गया, 1 साल का ईयर ओवरलैपिंग हो गया। यानी ये माना गया कि 2 रेगुलर प्रोग्राम जो आपने 12वीं और आईटीआई ये एक साथ कर ली, तो इन दोनों को आप एक साथ नहीं लगा सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अनुसार, यूजीसी के अनुसार। आप इसमें अगर इनसे पूछेंगे अन्य माध्यमों के माध्यम से, तो यही जवाब मिलता है। और 2016 में इन्होंने अपना सर्कुलर एक जारी करके ये कहा भी था, उसका भी प्रमाण भी दिखाता हूं। सपोज मानिए यहां से 2014 में आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया। अब 2014 से लेकर 2017 तक आप ग्रेजुएशन के फॉर्म को डाल रहे हैं, या आपने 2014 से 2017 के बीच में ग्रेजुएशन अपना किया। 2017 में ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, 2017 में जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, उसका
एग्जाम दे लिया फाइनल का। मान लीजिए कि ये एग्जाम 2017 में आपने जो ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम दिया, ये जुलाई के महीने या जून के महीने में दे लिया, जून के महीने में दे लिया। अब आपको जरूरत लगी कि यार काश मेरे पास ITI और होता तो मैं काम अपना आसानी से कर लेता। आप आगे आए अगस्त के महीने में, ये रेगुलर प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, अगस्त के महीने में आपने ITI में एडमिशन ले लिया, तो यहां पर ओवरलैपिंग नहीं मानी जाएगी। आप ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के बाद अगर ITI में एडमिशन लेते हैं तो ये दोनों रेगुलर प्रोग्राम हैं, लेकिन इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आपने 10th का एग्जाम मार्च में दे लिया होता और आपने एडमिशन ITI में लिया हो जुलाई में, तो ये दोनों रेगुलर प्रोग्राम है, लेकिन इसमें कोई भी चीज ओवरलैप नहीं करेगी। सेम वर्ष में अगर मंथ अलग अलग है, आप इंटरमीडिएट पास करने के लिए आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम अप्रैल महीने में दे लिया और आपने अगस्त महीने या जुलाई महीने में जाकर ITI में एडमिशन लिया, तो ये ओवरलैप नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच में ईयर सेम है तो वो ओवरलैप प्रोग्राम माना जाएगा। और मेरा कहना यह है, मेरा आपसे बताना यह है कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी 2 डिग्री हैं या 2 रेगुलर कोर्सेज प्रोग्राम हैं जिसमें कुछ ना कुछ समय ओवरलैप कर रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में NTPC के कौन सी पोस्ट को भरेंगे, ये आगे आपको मैं बता रहा हूं। पहले मेरा काम था आपको ओवरलैपिंग समझाना, ये मैं आपको समझा पाया हूं। अच्छा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एक रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं और एक करस्पॉन्डिंग कोर्स कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होंगे। एक रेगुलर कोर्स कर लें और एक करस्पॉन्डिंग कोर्स कर लें, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग वाला कोर्स कर लें, तो ये ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं माने जाएंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि ये ओवरलैप्ड है, ठीक है। मान लीजिए आपने अपना ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से कर लिया, इग्नू से या कहीं से भी डिस्टेंस लर्निंग से अपना ग्रेजुएशन कर लिया और ITI आप रेगुलर करते रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ओवरलैप नहीं माना जाएगा। या अगर आप 2 कोर्सेज कर रहे हैं, मान लीजिए डे शिफ्ट में आपने इंटरमीडिएट की क्लास ले ली और शाम के समय में आप ITI की क्लास ले रहे हैं, यानी अगर शिफ्ट अलग है तो भी वो ओवरलैप नहीं माना जाएगा। अब जरा इसके एक चीज को मैं आपको समझा देता हूं, दिखा देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। इसके साथ साथ हम लोग चर्चा और करेंगे कि डिजी लॉकर वाला क्या सीन चल रहा है, उसको भी हम लोग आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, समझिएगा। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने सभी रेलवेज के जो चेयरमैन हैं उनको एक ये लेटर जारी किया था 24/8/2024 को। कब जारी किया है? 24/8/2024 को। और इसमें यह बताया गया है कि अब से जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो डिजी लॉकर के माध्यम से होंगे। इट हैज बीन डिसाइडेड टू द चेयरमैन RRBs एंड द जोनल रेलवे शैल बी इंश्योर दैट। उनको भी, जोन के रेलवेज को भी ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि सारी की सारी चीजें अब डिजी लॉकर के माध्यम से होंगी। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर सरकार की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपके जितने भी डिग्री प्रोग्राम होंगे या जितने भी आपके कोर्सेस वगैरह होंगे वो सारे के सारे उसमें स्वतः ही समाहित हो जाएंगे, क्योंकि आधार का सत्यापन करना, आधार का लिंक होना है, ये सारी चीजें उसको खुद इस डिजी लॉकर में क्या कर देगा? समाहित कर देगा। अब बात क्या है? बात ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास आपके सारे दस्तावेज हैं और आप किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट यानी मंत्रालय से, रेल मंत्रालय से उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं तो आपका कैंडिडेचर यानी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल साफ स्पष्ट स्थिति है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। इसके विरुद्ध एक केस भी था, इलाहाबाद बेंच में था, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद बेंच में एक केस था और इसका जो समय था उसमें देखिए किसके किसके वर्सेस था, तो आप ये देख लोगे कि ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और साथ ही साथ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के विरुद्ध था। किसने किसने किया था वो एक अलग की बात है। मैं आपको एक बताता हूँ, एक चीज क्या है, इसका मोटा मोटा सार क्या था। मोटा सार ये था कि 2018 वाली वैकेंसी में एक बच्चे को रिक्रूटमेंट हुआ, सारी चीजें, उसका एग्जाम हो गया, उसका फिजिकल हो गया, सारी चीजें हो गई, साइको दे लिया उसने, उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन रेलवेज ने उसका सिलेक्शन ये कह के रोका, ये टरकाया कि आपके पास 2 रेगुलर डिग्री प्रोग्राम एक साथ थे, वो कैसे हुए थे, इस वजह से उनका सिलेक्शन रोका गया। ये कोर्ट में एक चुनौती दी गई। तो इधर से पक्ष की तरफ से, लड़के की तरफ से भी कोर्ट में ही चुनौती दी गई कि जब ये बात यूजीसी ने कही थी, और यूजीसी ने ये बात कब कही थी, तो उसका जो प्रमाण है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर होगा तो मैं आपको वो प्रमाण दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यूजीसी ने ये बात कब कही थी
और लड़के के लिए जो हिस्सा था वो कब का था, ठीक है। देखो उसने कब क्या चीजें करी थी, 30 जून 2012 को उसका ये था 10th था, फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस प्रोग्राम लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज से वगैरह 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 ये उनका चल रहा था। अब देखिए ये बात जो यूजीसी की गाइडलाइन थी, वो यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से 13-14 के हिसाब से ये काम होना चाहिए था, मतलब गाइडलाइन थी ये। अब यहां पर बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसीजर या उनका जो उन्होंने अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है, वो डिग्री प्रोग्राम 13-14 में कंप्लीट कर लिया था उस लड़के ने 13-14 में, और यूजीसी की जो गाइडलाइन आई थी वो 2016 में आई थी। तो कोर्ट ने ये माना, इलाहाबाद खंड में कोर्ट ने ये माना कि अगर बच्चे ने 2013-14 में ही वो कंप्लीट कर लिया था अपने डिग्री डिप्लोमा जो भी थे, और यूजीसी की जो गाइडलाइन थी उसका जो डेट थी वो कितनी थी, यहां पर दिखा होगा, यूजीसी गाइडलाइन की जो डेट थी, कहीं दिख रहा है, वो 2016 की थी, 15 जनवरी 2016 की यूजीसी की गाइडलाइन थी। तो उस बच्चे ने 2016 से ही पहले कर दिया था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उसके कारण ये बोला गया कि भाई इनको सारी की सारी सुविधाएं दी जाए और इनको नौकरी दी जाए। तो मोटी मोटी बात यह है कि अब सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर में पहुंच ही जाएगा, सारे के सारे जितने भी डिग्री प्रोग्राम आपने किए हैं, क्योंकि उसमें आपने कोई ना कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ लगाया था। सारे आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आधार के माध्यम से लिंक है तो किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे सिंपल और सरल शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी 2 रेगुलर डिग्री प्रोग्राम को एक साथ किए हैं जिसमें कोई भी वर्ष कोई भी समय ओवरलैप्ड है, तो आप कौन सी पोस्ट चुने, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी बच्चे ने 10th या 12th किया है, एनटीपीसी की बात कर रहा हूं, और आईटीआई किया है, तो वो सिर्फ इसको जो है आईटीआई बेस पे भर सकता है। अगर आपने 12th किया है तो केवल 12th के बेस पर ही आप ये फॉर्म भरना, केवल 12th के बेस पर भरना, यहां पर ये मत लगाना कि आईटीआई और फलाना ढिमकाना सब कुछ नहीं करना है। तो आप इन पोस्ट को भर सकते हैं। अब देखिए आपने आईटीआई किया है तो आपने इससे पहले बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, आपने एएलपी भरा होगा, आपने टेक्नीशियन भरा होगा ना, पक्की बात है। क्या छूट रहा है? छूट रहा है तो ग्रेजुएशन लेवल की ये वैकेंसी छूट जाएगी अगर ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन और आईटीआई अगर एक साथ है तो आईटीआई बेस पर आप इसको भर दीजिएगा, ग्रेजुएशन वाली पोस्ट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले फिर आपको एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती भी भरने को मिलेगी। दोनों एक साथ डाल देंगे तो क्या ही मालूम कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा, इससे ये भी हो जाएगा कि अगर आप इस प्रकार की चीज़ों में पकड़े गए तो एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन या आईटीआई बेस पर जो भी आपने फॉर्म डाले हैं उसका रिजेक्शन संभव है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, मोटी मोटी बात है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लेवल 2 और 3 दोनों को भरिए आराम से। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि आईटीआई वगैरह नहीं था तो उसको नहीं भर पाए, छोड़ दीजिए उसको। आप अगर सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पर भरना चाहते हैं तो फिर लेवल 5-6 को भरिए, क्योंकि आईटीआई बेस पर आपको बहुत सारी वैकेंसी मिली। देखिए एएलपी आपको मिलेगी ही मिलेगी, टेक्नीशियन आप भर ही चुके हो हैं, आगे चलकर आप ग्रुप डी भरने ही वाले हो आईटीआई के बेस पर, ग्रुप डी भी आईटीआई के बेस पर रहेगा तो वो तो आप भरोगे। तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होंगी अगर आपका आईटीआई और ग्रेजुएशन एक साथ है, तब की बात बता रहे हैं, ठीक। तो आप फिर ग्रेजुएशन बेस्ड वाली लेवल 5 और 6 की इन नौकरी को छोड़ देना। हालांकि 8000 पोस्ट हैं, कोई बात नहीं, 8000 प्लस पोस्ट हैं, लेकिन फिर भी इनको छोड़ना, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने से अच्छा है कि आप इनमें फाइट कर लीजिए। जो आपका चीजें आपने पढ़ी हैं वो यहां पर लिख लीजिए। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप मोटे मोटे तौर पर ये समझ पाए होंगे कि अगर आपका कोई भी 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ है तो आपको करना क्या है और उस हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट चुननी है। अब पोस्ट चुननी है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी तो एनटीपीसी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से आपको दिया जाता है। अच्छा, इस बैच में स्पेशल खास बात क्या है, एनटीपीसी में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो, अगर मैं बात कर लेता हूँ उसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें आती है, जीके जीएस भी आ जाता है, कंप्यूटर भी के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं होती है, उसको हटा दीजिए आप, ठीक। करंट अफेयर्स होता है वो मिलेगा, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड
प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चंस हुए, प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे, प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी आपको इसमें मिलेगा, उसके साथ इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। और भाई साहब एक चीज समझिएगा, इसमें कंप्लीट आपको सिलेबस तो मिलेगा और कंप्लीट सिलेबस की डबल कॉलम पीडीएफ। डबल कॉलम पीडीएफ का मतलब जो चीज आप देखते हैं, जो आप उसको कहीं से भी प्रिंट निकालकर आराम से पढ़ सकते हैं, वो भी मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सीधे एक और सबसे बड़ी बात है कि आप लेक्चर को कभी भी डाउनलोड कर लीजिए, आपके एप्लीकेशन पर हमेशा रहेगा और पीडीएफ भी हमेशा रहेगी। इसके लिए सबसे पहले आप तो हमारी माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, माई पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे ये नहीं कर पा रहे तो उनके लिए मैं आप यहाँ पर अपने जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी लिख देता हूँ, ताकि जो है आप उस पर कॉल करके भी इस बैच के विषय में सारी जानकारी ले लें और इसमें इसको ज्वाइन कर लें। 9696102411 और मेरे प्यारे दोस्त दूसरा नंबर है 6393125760। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ये दोनों कॉल कर सकते हैं, इन द सेंस आप इंक्वायरी कर सकते हैं पूरी और एडमिशन ले सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो इन्हीं नंबर पर जो भी फोन उठाता है उसको अपना कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 बता सकते हैं, तो बेहतरीन डिस्काउंट यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन पे भी ये कोड लगाकर डिस्काउंट गेन कर सकते हैं, ठीक। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं समझ पा रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट यानी 14 और 21 से पहले इन बातों का समझना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना जरूरी होगा। और अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, कोई भी डिग्री ओवरलैप नहीं करती है, तो सो फॉर सो गुड, आप सारे फॉर्म भरिए, ठीक है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।